बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मरियम नवाज साहिबा से एक अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मुल्क की हालिया सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि कारकुन मेरे सिग्नल का इंतजार करें, जेल भरो तहरीक की कॉल दूंगा। दूसरी जानिब अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को मजीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से आज ये कॉल दी गई है कि मेरे सिग्नल का इंतज़ार किया जाए, जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा होने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये जेल भरो तहरीक का तो नहीं कोई फिलहाल जो मेरी बात हुई है। अच्छा। हाँ, और तरीकट बात हुई है, जेल भरो तहरीक का तो कोई सिलसिला नहीं है इस वक्त। और उसकी वजह यह है कि मुल्क के मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा, जेल भरो तहरीक तो फिर ये है कि ज़मानत भी और बड़ी आज ये शेख रशीद साहब को जो कराची या सिंध नहीं भेजा गया और उनको डयाला भेजा गया और उनकी ज़मानत उम्मीद है कि हो जाएगी, या देखते हैं अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। तो वो तो जाहिर है कि फिर ज़मानत अगर अप्लाई हो रही है और रिहाइयाँ हो रही हैं तो फिर वो उसमें फिर जेल भरो तो नहीं है ना सर। तो वो तो फिर ज़मानतों की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोई स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से नहीं है ऐसे सच। इमरान खान साहब ने बात की है, लेकिन मेरी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई उनकी तहरीक इंसाफ के काबरीन से, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है, सही है बात। क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त तो ज़मानतें हैं और इसमें तो खान साहब की तरफ से जा रही हैं सारी चीज़ें, ज़मानतें, और ये तो अदालती निज़ाम सारा, तो अभी कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेल भरो तहरीक वाला सिलसिला। एक बात। दूसरी जो बात है, और उससे कोई मसाइल का हल भी नहीं होगा मुल्क में। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो अहम इश्यूज़ हैं मुल्क के, उनमें 3-4 चीज़ें हैं और वही चीज़ें जो हैं वो मुल्क को आगे लेके चल सकती हैं। एक तो ये है कि गवर्नेंस का सिस्टम, जो कि बिल्कुल, जिसका सत्यानाश है इस वक्त, बिल्कुल बेड़ा गर्क है, और उसके नतीजे में फिर उसके अंडे बच्चे जन्म लेते हैं। आपकी खारजा पॉलिसी ख़राब होती है, आपके अदारे जो हैं उनमें करप्शन का सिलसिला बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। आपके जो मुंतखब अरकान हैं वो अपनी राहों से भटक जाते हैं, किसी और तरफ निकल जाते हैं वो। और तमाम अदारों की बात यहाँ पे हो रही है, तमाम अदारे। अब मसला ये है कि उसमें फिर जो अच्छे लोग और जो मेहनती लोग और काबिल लोग जिनको हर जगह आगे होना चाहिए, वो पीछे रह जाते हैं उस दौड़ में। क्योंकि ये होता है कि जी हर जगह पैसा चल रहा है, हर जगह ये हो रहा है, हर जगह वो हो रहा है, क्रोनिज्म हो रहा है। तो ये इश्यूज हैं और उसके नतीजे में एक तरह से तो हम IMF को बुरा भला भी कह रहे हैं, लेकिन IMF यहाँ पे बैठ के हमें कुछ सबक भी सिखा रहा है। एक सबक तो ये सिखा रहा है कि ये पता होना चाहिए, हम सबको पता ही है कि ये IMF जो है ये और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने जन्म कब लिया था, तफसील से बात कर चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जन्म लिया। ये बिल्कुल मदद करता है दुनिया की, लेकिन उसके बाद ये एक शैतानी चक्कर तो है। जब आप फंस जाएं तो फिर फंस जाएं, फिर उनकी मर्जी है, वो जिस तरह से बाजू मरोड़ें, आगे पीछे, दाएं करें बाएं करें। इसीलिए वो जो पहले कई दिनों से बात हो रही है कि जी IMF, आपके अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे थे तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है, IMF भी जो उनसे ख़राब होते ताल्लुकात हो। तो मसला ये है कि ये एक तरह से पॉलिटिकल टूल है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसने जन्म लिया। लेकिन फिर आप मजबूर होते हैं ऐसे हालात में, क्योंकि आपके यहाँ क्रोनिज्म और आपके यहाँ जो एलीट कैप्चर या जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते रहे, तो अब उसमें 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि ये अरेंजमेंट जो है या ये जो सेटअप सारा है, ये अपना बुनियादी चीज़ों में ये जो है ये बुरी तरह से नाकाम हो गया, पहली बात। और आपस में मुख्तलिफ वज़रा के भी आपस में मसाइल हैं। मुख्तलिफ वज़रा यानी एक ही सेटअप के वज़रा, मतलब तवानाई की जो मिनिस्ट्री है उसके क्या इश्यूज़ हैं, उनके वज़ीर कुछ और कह रहे हैं, वज़ीर ख़जाना कुछ और कह रहे हैं, पेट्रोलियम कुछ और कह रहे हैं, खारजा कहीं और जा रहा है। मतलब हालांकि ये सारा सिंक्रोनाइज होता है तो फिर मुल्क चलता है ना। एक डिपार्टमेंट दाखिला का है, एक डिपार्टमेंट इसका है, एक उसका है, वो आपस में किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मुल्क में पेट्रोलियम खत्म हो रहा है तो उसका खजाना को नहीं पता
वजारत ख़जाना कुछ और कह रही है, पेट्रोलियम के अफसरान कुछ और कह रहे हैं, वो उधर टैक्सेशन किसने करनी है, FBR कहीं। एक अदारा तो बिल्कुल गायब है, वो अदारा पता नहीं है भी या नहीं है, और उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मतलब मुझे नहीं पता कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर कौन है, मतलब क्या उनका रोल है इन दिनों में, कहाँ पे वो हैं, उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या वो डॉलर रुपए को क्या करना है स्टेट बैंक ने। इस स्टेट बैंक का गवर्नर बहुत बड़ा, सेंट्रल बैंक जो है किसी मुल्क का, वो बहुत बड़ी एक पोस्ट अथॉरिटी होती है। नोट पे साइन आज तक बैंक दौलत पाकिस्तान के साइन आपको नजर आते हैं कि इस दौर में ये नोट के ऊपर साइन है कि जी ये स्टेट बैंक है। वो बहुत बड़ी पावरफुल एक अथॉरिटी होती है। कौन है स्टेट बैंक का गवर्नर, हमें यही नहीं पता। मतलब हैं एक साहब बड़े मोहतरम से, मगर उनका कोई रोल नहीं है इस पूरे खेल के अंदर, सवाए इसके कि एक दिन ताजर उनके सामने चेक फेंक के चले गए, अगले दिन उन्होंने कहा कि डॉलरों की बारिश होगी अगले, तो उसके बाद वो मतलब मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो है ना वो माशी हवाले से यानी ये भी नहीं हुआ कि जी कोई लड़ाई हुई हो, कोई किस्म का कोई एक बात ही मनवा ली हो, कुछ भी नहीं पता कि ये अगले हफ्ते हम कहाँ पे जाके IMF से हमने कहाँ जाके सरेंडर करना है। 30 रुपए पेट्रोल और बढ़ाने की बात भी हो रही है, 30 रुपए मजीद, 35 रुपए भी बढ़ा है, 30 रुपए और बढ़ सकता है पेट्रोल। सिगरेट, हवाई जहाज के किराए, गैस, बिजली, मतलब कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। और उसकी वजह यह है कि एक तबका जो है वो किसी तौर पे तैयार नहीं हो रहा कि वो अपनी मराद छोड़े किसी भी तरह से। अच्छा, अब मैं इसमें जरा आगे बढ़ने से पहले ये जो कल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जो जिसमें शहबाज शरीफ साहब गए और इसमें तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सारी सियासी जमातें शरीक हुई, वज़राए आला शरीक हुए और अस्करी क़यादत शरीक हुई। चीफ सेक्रेटरीज भी गालिबन थे या जो इंतज़ामी हवालों से, और पुलिस के एहलकार भी थे। और ये जो एक बहुत ही अंदोनाक वाक़या पेश आया, इसके हवाले से देखें हम लोगों ने बड़ी यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं, पूरी कौम ने, और उस कौम हमने कुर्बानी देने के बाद इसको हार्डकोर टेररिज्म को भी ख़त्म किया है यहाँ से। और इस तरह ख़त्म किया था कि हम बाहर जाके बताते थे, यानी ये हमारा एक ये बात थी कि जी पाकिस्तान, अगर किसी मुल्क ने वॉर ऑन टेरर में हार्डकोर टेररिज्म ख़त्म की है और अपनी खोई हुई यानी हाथ से निकले हुए इलाकों को वापस लिया है, तो वो पाकिस्तान है। अभी तक आप देखें सीरिया, लीबिया, इधर उधर लड़ रही फौजें, अंदर टूट फूट हो गई, लेकिन वहां पर वो जो एक ग्रिप है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो वहां पे नहीं बरकरार हो, खाना जंगी हो गई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क जिसने अपनी रिट प्रॉपर वहां पे कायम की उन इलाकों के अंदर, ठीक है, कि यहां पर किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी नहीं। और ये जो इंतहा पसंदी और ये और बम बांध के और कोई अजीब अजीब कहानियां कि जी कोई जन्नत में जाएगा और ये होगा, लोगों को मार दोगे तो ये होगा, ये बिल्कुल खत्म, ये खत्म, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे। और ये सारा किस्सा जो है ये पाकिस्तान ने खत्म कर दिया था। ये मैं तो बहुत अरसे से कहता रहा हूं कि दो चीजों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, कुफर का फतवा और एक गद्दारी के जो होता है ना कि नहीं मुकदमात नहीं, जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। अब आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम पे कट गए थे पिछले दौर में, कभी उस पर गद्दारी वो इस तरह ये हंसी मजाक में सियासी तौर पे हम इसको नहीं लेते। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि कल जो वहाँ पे एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ और उसमें जो उसकी मैं ये तो नहीं जानता कि अंदर क्या बात हुई, मुझे इसके इल्म में नहीं है, लेकिन जो आज के अखबारात में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं इल्म के आने, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकता हूँ और मैं इसको बयान कर सकता हूँ कि क्या है। आज के अगर हम एक्सप्रेस को देखें तो उसमें जो हेडलाइन है वो ये है कि दहशत गर्दों के माविन तमाम जराए ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इसी तरह से दुनिया अखबार को हम देखें तो वहां पर भी यह है कि दहशत गर्दी के हम जराए खत्म कर देंगे। जंग में भी ऐसी खबर है, जराए खत्म। अच्छा, अब ये दहशत गर्दी के जराए क्या चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहूंगा कि इसको 2 मिनट हम जरा देखें कि ये क्या है। देखें, होता यह है कि मिसाल के तौर पे यानी जिसको हम कहते हैं ना टेरर फाइनेंसिंग, इससे वो लफ्ज निकला था इकोनॉमिक टेररिज्म, माशी दहशत गर्दी। अच्छा,
टेरर फाइनेंसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस किसी ने भी बम बनाना है, जिस किसी ने भी जो है वो पैसे देने हैं उसको पैसे तो नहीं, उसकी ब्रेन वॉशिंग की या उसको कहा कि अच्छा जी तुम्हारे पीछे घर वालों को हम संभालेंगे, लॉजिस्टिक्स दी, पूरा प्लान हुआ सारा, वो सारा का सारा उस वक्त होता है जब उसमें 2 नंबर करप्शन का पैसा इन्वॉल्व हो। ये बिल और ये हमारे अदारों के पास ये रिपोर्ट्स हैं। ये वजह है कि जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू हुआ था, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, उसकी कामयाबी की वजह यह थी कि वो एक तरफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू हुआ था, दूसरी तरफ ये माशी दहशतगर्दी के ऊपर हाथ पड़ गया था। तो एक जो सप्लाई चेन थी, मतलब मिसाल के तौर पे जनाब वो कंटेनर उतरे तो कंटेनर 27,000 गायब हो गए, सबको याद होगी वो रिपोर्ट। मतलब वो फिशरी से आ रहा है जनाब पैसा, तो कुछ इधर गया तो कुछ उधर, लहरी गैंग वॉर में असला चला गया, कुछ आगे चला गया, उसने पैसे पकड़े, उसने दूसरे ट्रक वाले ने आगे आगे जाते जाते वो इधर से उधर अफगानिस्तान का बॉर्डर खोला है रुपए। ये जो करप्शन का पैसा है, करप्शन का पैसा, ये टेरर, ये आप देखें उस ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा ये था कि जो इकोनॉमिक टेररिज्म के ऊपर हो रहा था, और एक वो था जो टेररिज्म के ऊपर हो रहा था। लेकिन टेरर, उसकी कामयाबी की क्या वजह थी? उसकी कामयाबी की वजह यह थी कि ये बाकायदा ये शवाहिद मिल गए थे, शवाहिद मिल गए थे और आज भी मौजूद हैं कि फिशरी से उधर चला गया, लियारी शुरू हो गई, उधर से उधर पैसा चला गया, उधर से उधर पहुंच गया किसी जगह। ये जरूरी नहीं कि ऊपर बैठी हुई जो शख्सियात है वो उनको पता हो कि हमारा पैसा नीचे से टेररिज्म इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है ना। मतलब एक वहां से उसने उसको रिश्वत दी, उसने उसको रिश्वत दी, अच्छा उसने कहा यार ये पैसा मुझे वहां पहुंचा दो, उसने हुंडी फलाना दिमाग आगे, वो बीच में पैसा निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता। तो जब ये करप्शन के ऊपर हाथ पड़ा तो साथ ही वो ऑपरेशन कामयाब हुआ। अगर फाइनेंशियल टेररिज्म पे हाथ ना पड़ रहा होता तो उसके नतीजे में वहां पर जो है वो मुस्तकिल सप्लाई होती पैसे की, ठीक है। अब ये जो खबर है, अब इस बात को दोबारा देखें। अब देखिए ना, ये आप एक लाइन काट देते हैं ना, सप्लाई चेन काटते हैं आप कि जी यहां से पैसा ओरिजिनेट हुआ है। बम अगर बनाना है या एक्सप्लोजिव बनाने या खरीदने हैं तो वो क्या बाजार से भी जाके कहीं से लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो जाएंगे, फिर उसके बाद रैकी होगी, फिर पेट्रोल लगेगा, फिर चीजें, फिर पैसा, फिर घर वालों को पीछे उनके कहा जाएगा कि हम कफालत करेंगे, ये करेंगे, संभालेंगे, जो भी इसके बारे में। तो अभी जो जराए हैं ना, मेरा अपना ये अंदाजा है कि इसमें करप्शन के ऊपर भी हाथ पड़ेगा आने वाले दिनों में, और बहुत सख्त पड़ेगा। क्योंकि अगर आप करप्शन को नहीं पकड़ेंगे और आप ये 2 नंबर काम नहीं पकड़ेंगे तो उसके नतीजे में टेरर को खाली आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते, ठीक है ना। टेररिज्म को आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते। अब ये जो लोग वहां से आए जी, लोग वहां से आए और आके यहां पर आबाद हो गए, तो उनको ले आया गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी, हाँ बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और तहकीकात जो हैं वो मतलब क्या मामला, देखिए उस वक्त तो बिल्कुल बताया ही नहीं गया ना कि क्या हुआ है, कैसे लोग आए, कैसे उनको छोड़ा गया, वो कितने लोग वहां से आए, असले समेत आ गए, क्या मतलब कोई सीबीएम कर रहे थे, किस शर्त पे कर रहे थे, और रिहाई कैसे हो रही थी लोगों की, और वो वहां से लड़के लोग इधर आ गए, असले समेत आ गए या क्या। तो मकसद है कि इसकी एक प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए और हो रही होंगी यकीनन। और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, केपी के हों या पंजाब के हों या जो बाकी तमाम सूबों में, या एफआईए के हुक्काम या बाकी सारे, इस तरह की ये जब फोर्सेस ज्वाइन करते हैं ना सारे लोग, तो ये ध्यान में रखें कि फोर्सेस को ज्वाइन करने से पहले जो है ना उनके जहन में ये चीज होती है और होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ा उनको मेडल या सबसे बड़ा उनको तमगा या सबसे बड़ी कोई इज्जत किसी भी दुनिया में, किसी, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या अमेरिकन आर्मी हो या कोई ब्रिटिश आर्मी हो या पाकिस्तान की फौज हो, जो सबसे बड़ा एजाज है, सबसे बड़ा एजाज वो शहादत है, बेशक से। लेकिन वो ये नहीं है कि जी आपको 50,000 रुपए का इनाम मिल गया या आपने 1 लाख रुपए की कहीं से रिश्वत मिल गई आपको, वो शहादत है। बिल्कुल। और मैंने ऐसा देखा है कि लोग
जो शहीद हैं शोहदा के घरों में जाके लोग मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो आपके घर के अंदर शहीद हैं, ठीक है। तो ये जिस किसी ने किया है उसके पीछे जाना है, बजाय इसके आप डिमोरलाइज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ओह जी फिर शुरू हो गया, हम क्या करें, ये हो गया फलां हो गया, उसके पीछे जाएं और गर्दन से पकड़ के उनको, और लंबी चौड़ी कहानी नहीं, वो जो समरी ट्रायल होता है उसके अंदर फड़का दें, सीधी बात। और साथ ही ये टेरर फाइनेंसिंग और फाइनेंस, इसके ऊपर हाथ डालें कि कहां से पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा कहां से आ रहा है, और साथ ही उसको जैसे ही आप ब्लॉक करेंगे, करप्शन को पे हाथ डालेंगे आप 8-10 मगरमच्छों पे, ये 20 या 100 या 200 जितने भी हैं, तो उसके नतीजे में आप देखेंगे वहां पे असर पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा अक्सर पता नहीं होता, अक्सर उनको पता ही नहीं होता, ऊपर छोड़ो ना यार, वो क्या वो, हाँ पोर्ट से कितना पैसा आ रहा है, अच्छा वो जो जा रहे हैं वहां पे ट्रक ड्राइवरों से कितना पैसा ले रहे हो, अच्छा वो रास्ते में क्या करना है, वो तो वो करते 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 वो पैसा उधर स्लिप हो रहा होता है रास्ते में, ठीक है ना। मतलब उधर उधर ही हमने 50,000 दिया, उधर 2 लाख रिश्वत दी, उधर ये किया, उधर वो किया, उधर वो किया, उधर करते 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 वो बीच में हवाला हुंडी फलाना डिमाकाना, वो पैसा जो है वो टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग लिंक्ड है इकोनॉमिक टेररिज्म के साथ, और उसमें ये करप्शन की केस। दूसरा मामला ये, तीसरी जो बात आज इंपॉर्टेंट हुई है वो ये कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक बिल पेश किया है कौमी असेंबली में, और वो बिल ये है कि अदालत और फौज के ऊपर तनकीद करने वाले को 5 साल की सजा दी जाए। ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने कौमी असेंबली में बिल पेश किया है। उसके साथ ही ये जो 2017 का बेनामी एक्ट और हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स को इजाजत दी गई है और ये सारा हो रहे कानून बन रहे हैं, ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इसमें तेजी आएगी। और यहां पर देखें बात सारी ये है कि हर वक्त होता है ना, मतलब ज़ियाउल हक साहब का टाइम था तो ज़ियाउल हक साहब के टाइम में बड़े मजालिम हुए, ठीक है ना, कोड़े भी पड़े लोगों को, कैद भी हुई, अपनी उनकी तशरीह थी इस्लाम की जो आप, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी तख्लीक भी हुई उस दौर में, मतलब उस दौर का पीटीवी देखें अगर तो वारिस से लेके और 50-50 से लेके और बाकी आप ड्रामे देखें तो एक तख्लीक हुई है, फराज की शायरी भी हो रही है और साथ फैज साहब भी लिख रहे हैं और बड़ा तख्लीकी काम नहीं, फन की तरफ भी, यानी म्यूजिक साइड पर भी मोहम्मद अली शैकी, आलमगीर, ये सारी शख्सियात उस दौर की हैं। तो बात यह है कि मतलब और बहुत सारे नाम, नाज़िया हसन, तो इशू ये सारा कि वो, अच्छा फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब आते हैं, तो अच्छा फिर जब नवाज शरीफ साहब आते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा आती हैं, तो उनके दौर में भी बड़ी तख्लीक हुई, बड़ा काम हुआ, मुल्क किसी न किसी हवाले से आगे चला। मुशर्रफ साहब के दौर में भी ऐसे ही हुआ। हर दौर का अपना एक मिजाज होता है, उस दौर में आप खुल के बात क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या है वो अपना ये जो वक्त है ना इस वक्त पूरी दुनिया में, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग अपनी इंजॉयमेंट खत्म कर दें, लोग ड्रामे ना देखें, टीवी ना देखें, फिल्म ना देखें, ये ना, लेकिन संजीदा मौजूआत पे बराह करम हंसी मजाक बंद करें कि हर चीज का एक वक्त होता है, हर बात पे हंसना, उछलना, कूदना, हर चीज का वक्त है। इस वक्त मुल्क के अंदर एक बड़ा खौफनाक माशी बहरान आ रहा है। आपके सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम की यहाँ पे वो है जो सप्लायर हैं जो बाइको के नाम से, उन्होंने, जो बाइको पहले थे अब उनका नाम चेंज हुआ है, उन्होंने अपनी सप्लाई बंद की है, ठीक है, पेट्रोलियम की किल्लत पैदा हो सकती है। कीमतें सिगरेट से लेके, कोल्ड ड्रिंक से लेके, बिस्किट से लेके, बिजली, गैस, पेट्रोल, हवाई जहाज के किराए, ये सारे बढ़ने जा रहे हैं। कितना बढ़ने जा रहे हैं हम नहीं जानते, और ये कभी ना कभी होना था। उसकी वजह यह कि जब आप अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, आप अपने सिस्टम में ही गड़बड़ रखेंगे, तो उसके नतीजे के अंदर, और ये जैसे कहा ना कि हम ये करेंगे, देखें ये जीरो टॉलरेंस, ये मैं जो लफ्ज है ना, जीरो टॉलरेंस का दौर आ रहा है। जीरो टॉलरेंस बयानात में, गुफ्तगू में, हंसी मजाक, ये हम कर रहे हैं, वो नहीं, अच्छा जी वो ऐसे होता था, अच्छा जी देख लेंगे। आने वाले दिनों में सख्ती आएगी। अपने बयानात में बराह करम हमारे अकाबरीन एहतियात करें, अपनी गुफ्तगू में एहतियात करें। जो करप्ट अनासिर हैं आने वाले दिनों में, वो ज़रा थोड़े से उनको परेशान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपनी सब हंसी मजाक जो उछल कूद करें ना, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह ये नहीं है कि कोई प्लान कर रहा है, उसकी वजह है कि हम बतौर रियासत अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। और ये अफोर्ड करेंगे आप कि आपको IMF कह रहा है कि $1 अरब सारे आपके दोस्त ममालिक दाएं बाएं। अच्छा, और मैं यहां पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वेस्ट का, यानी जो मगरबी सिविलाइज, हालांकि ईस्ट और वेस्ट ये तो अजीब सी वो है, लेकिन बाला जिसको हम मगरबी तहजीब कहते हैं या मगरिब के लोग कहते हैं, उन्होंने एक कमाल किया है सर। अच्छा, और वो कमाल किसी एक मुल्क के लिए नहीं है। मतलब आज वो थैंक यू वेस्ट, और ये सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं कि मैं एक मुल्क को यहां पे किसी कोट कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर वेस्ट चाहे, बहुत सी बुराइयां, बहुत सी खामियां उनके सिस्टम्स में हैं, बहुत कुछ हम तनकीद करते हैं सारे ईस्टर्न सिस्टम, जो आपका जो ये जो कम्युनिस्ट निजाम है, इसके अंदर बेशुमार खराबी है, खामी है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। लेकिन इशू ये सारा कि उसमें एक कमाल उन्होंने कर दी है। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस ब्रेक ले, तो कमाल, वो कमाल इतना बड़ा है। ठीक है, ब्रेक लेना। और फिर मैंने कहा कि मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान या भारत, ये जो कमाल हुआ है ना, बस ये। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके इस पर बात कर लेंगे। नाजरीन 440 भी नहीं, 880 का झटका है। अच्छा ठीक है नाजरीन, यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खिते के मामलात पर बात करते हुए आप अमेरिका के हवाले से बात कर रहे थे, कंटिन्यू। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब देखें कि एक अजब वाकया हुआ है सर, और वो अजब वाकया ये है कि एक शख्स जो है वो न्यू ईयर, अभी दूसरा महीना चल रहा है 2023 का, जब नया साल शुरू होता है तो वो दुनिया का तीसरा अमीर तरीन आदमी है और एशिया का सबसे अमीर आदमी है। सही। और वो ना सिर्फ उसके पास पैसा है, बल्कि वो एक पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी असरअंदाज हो रहा है। यानी वो ये तय कर रहा है कि जी कहां पर कैसे होगा, क्या होगा। मैंने कहा ना, इसे कतई नजर कि उसका ताल्लुक किस मुल्क से है, ये स्टोरी बड़ी, ये कहते हैं ना ईयर्स टू कम, आज से लेके अगले कई सालों तक, ये शायद दिहाइयों तक, या हमेशा शायद ये जो मईशत की दुनिया है उसमें ये कहानी डिस्कस होती रहेगी। और वो है गौतम अदानी के साथ क्या हुआ जी। ये गौतम अदानी जो है, 60 साल गौतम अदानी, ये स्कूल इन्होंने नहीं पढ़ा सही तरह, जो कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर तनकीद की जाए, लेकिन स्कूल नहीं पढ़ा, फिर कॉलेज गए, यंग एज के अंदर इन्होंने डायमंड का काम शुरू कर दिया। गुजरात से ताल्लुक, कौन सा गुजरात, जहां मोदी से इनकी दोस्ती हो गई, वजीर आजम मोदी से। अपना काम शुरू किया, मुंबई आ गए, हीरो का काम शुरू किया, और देखते ही देखते उसके बाद जब गुजरात का मैसेकर हुआ, 2002 का कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, तो उस वक्त ये इन्होंने मोदी की इमेज बिल्डिंग की, सब कुछ किया। उसके बाद ठेके मिलते गए, बनते अमीर 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 अमीर। फिर इन्होंने पलट के नहीं देखा मोदी के आने के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद। अब जनाब क्या हुआ है कि जो टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन, यानी मैं यहां पर ये दुनिया के चंद बड़े मैगजीन हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट अदानी इज डाउनफॉल टेल अस अबाउट इंडियाज क्रोनिक कैपिटलिज्म। इंडिया का जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है, क्रोनी, ठीक है ना, कि क्रोनिज्म, कैपिटलिज्म को हमें पता चलता है अदानी के डाउनफॉल को देख के कि इसका क्या सत्यानाश और बेड़ा गर्क हुआ है, इसकी दौलत का हमें पता चलता है कि इंडिया में क्रोनिक है। और ये क्रोनिक कैपिटलिज्म इंडिया की कहानी नहीं, पाकिस्तान में भी है। ये पाकिस्तान में भी छोटे छोटे अडानी बैठे हुए हैं ना। इशू ये है कि जनाब ये मौसूफ जो हैं, ये इतना मोदी साहब के करीब आए कि मोदी साहब ने फिर अपनी जियो पॉलिटिकल जो उनका राइज हुआ मोदी सरकार का, उसमें बहुत बड़ा हाथ जो था वो गौतम अदानी का था। अच्छा, टाइम मैगजीन दूसरी स्टोरी क्या कर रहा है, गौतम अदानी, ये 46 स्लाइड, गौतम अदानी स्टार्टेड लास्ट वीक एज एशियाज रिचेस्ट मैन, नाउ ही इज नॉट इवन इंडियाज। पिछला जो हफ्ता था वो एशिया का अमीर तरीन आदमी था, अब इंडिया का भी नहीं है। सही। अच्छा, अब इसमें मैं सिर्फ आपको यह बताऊं कि दुनिया इसको किस तरह से देख रही है। दुनिया इसको देख रही है
एक तो वो स्टोरी है ना आज कि गुब्बारा गया, जिसको जासूस कहा गया, मुबैना जासूस, ब्लिंकन साहब ने चाइना का कैंसिल कर दिया दौरा, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आप ये देखें सिंपली कि पहली जो कैजुअलिटी बैनुल अक़वामी तौर पे बनी है, जो 30 स्लाइड है हमारी फॉर्च्यून की, वो बोरिस जॉनसन का छोटा भाई जो है वो अदानी लिंक इन्वेस्टमेंट बैंक से रिजाइन कर गया। ठीक है ना जी, 100 बिलियन स्टॉक उसके शेडी ऑफशोर अकाउंट, और इसके भी मालदीव में पैसे पकड़े जा रहे हैं, ये ऑफशोर कंपनी आगे पीछे दाएं बाएं सारी। अच्छा, और उसके बाद जो है वो सीएनबीसी, अब ये सारा मैं वेस्टर्न मीडिया कोट कर रहा हूं, पाकिस्तानी मीडिया नहीं है इसमें। सीएनबीसी का कह रहा है सम ऑफ द वॉल स्ट्रीट बिगेस्ट नेम्स आर एक्सपोज टू अदानीज एंटरप्राइज प्लंज। बड़े बड़े नाम जनाब इसमें बह गए हैं। लेकिन फोर्ब्स क्या कह रहा है कि गौतम अदानी ब्रीफली फॉल्स आउट ऑफ द टॉप 20 रिचेस्ट एज हिज नेट वर्थ स्पाइरल्स आफ्टर कॉर्पोरेशन कॉन एलिगेशन। अभी ये तीसरे नंबर पे था ना, अब 20वें नंबर पे भी नहीं है। ये पिछले हमने 3-4 दिन पहले कहा था कि तीसरे नंबर पे खड़ा है, तीसरे नंबर पे, ये 20वें से भी गया। अच्छा, लेकिन इसमें एक इशू जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स में ये बंदा जो है ये आप ये देखें कि ये मैं आपको मार्च 2022 का द हिंदू दिखा रहा हूं इंडिया का। अदानी ग्रुप एंटरिंग कंट्री थ्रू बैकडोर। उस वक्त ये जब हंगामे शुरू होने लगे हैं और श्रीलंका दिवालिया होने की तरफ जा रहा है मार्च में जी। तो इंडिया का द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है अदानी ग्रुप एंटरिंग द कंट्री थ्रू बैकडोर। वहां की ऑपोजिशन चीख रही है कि अडानी ग्रुप जो है वो बैकडोर से राजापक्सा गवर्नमेंट के साथ डील करके ये हिंदू है, ये हिंदू अखबार है, ये इंडिया का अखबार है। बिल्कुल सर। वो ये कह रहे हैं कि पैम्परिंग प्राइम मिनिस्टर मोदीज नोटोरियस फ्रेंड, इंडियन न्यूज़पेपर कोट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कमोदी ऑनलाइन, ये भी उनका श्रीलंका का पेपर है। मोदीज बिग प्लान्स टू कंटेन चाइना बाय यूजिंग अदानी एज फ्यूल इन श्रीलंका। देखें बात ये सारी कि ये बंदा कैसे धबड़दूज हुआ है, ये अमेरिका के हाथों में हो गया। लेकिन आप जरा देखें कि इसका हिट क्या है। अच्छा, आज क्या कह रहे हैं, जो उन्होंने अपने सेल करने थे शेयर्स वेयर्स, ये तो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि इनसाइड द 19th आवर मेल्टडाउन जंक्ड अदानी शेयर सेल, बिल्कुल शेयर गिर गए, पूरी दुनिया कोलैप्स इसकी सारी। न्यूयॉर्क टाइम्स से कह रहा है गौतम अदानीज राइज वाज इंटरवेंड विद इंडियाज। भारत का जो राइज था वो साथ साथ था गौतम अदानी के राइज के साथ साथ राइज था। अब क्या होगा, ठीक है, नाउ इट्स ये तो बिल्कुल इंडिया के साथ साथ देखो जी, अमीर तरीन आदमी दुनिया का फलाना डिमाकना। इन्होंने मौसूफ ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सरमायाकारी की हुई थी पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद। न्यूयॉर्क टाइम्स पिछले साल का 28 अक्टूबर का, यानी जियो पॉलिटिक्स में, और 7-8 साल के बाद वहां पे लड़ाई होती रही, और फिर क्वींसलैंड के इलाके से इन्होंने वहां से कोयले के अंदर जो सरमायाकारी की थी वो लाने में कामयाब। दुनिया चीख रही थी कि कोल बैरन और क्लाइमेट वॉरियर, अच्छा, राइज ऑफ एशियाज रिचेस्ट मैन, कि भाई ये कौन आदमी है गौतम अदानी जो ऑस्ट्रेलिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्वींसलैंड के अंदर। सही। अच्छा, एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना कि ये जियोपॉलिटिकल जो स्पेस है। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैं आपको दिखा रहा हूं बांग्लादेश की न्यूज। ये जो 4th स्लाइड है हमारी, ये अप्रैल 2022 की वीजा, ये बांग्लादेश के इकोनॉमिक जोन में, ठीक है, वहां पे जनाब एंटर हो गए अदानी, ठीक है, और चिट्टोग्राम के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और मौसूफ ने वहां पर जाके अब वहां पर इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि पोर्ट्स भी इनके पास, बाकी चीजें भी इनके पास, तो ये बांग्लादेश में भी चले गए। सही। और बांग्लादेश में जाने के बाद इन्होंने जब ये बहुत ज्यादा शोर हुआ पिछले साल कि भाई आपने, अच्छा, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये अब आप देखें ना, तो एनडीटीवी दोबारा जो बाद में खरीद लिया इन्होंने, क्योंकि एनडीटीवी जरा थोड़ा सा आजाद मीडिया था वहां पे इंडिया में, जो बचे कुछ रह गया था, तो उसमें से तो एनडीटीवी 13/6/2022, जो 5वीं स्लाइड है। अडानी रिएक्ट टू श्रीलंका कंट्रोवर्सी ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी एनर्जी प्रोजेक्ट। इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई तो इन्होंने रिएक्ट किया, ये श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट, और फिर इतनी ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट खराब हो गई कि वहां पे ऑफिशियल जो था, जो श्रीलंका का आप समझ लें स्टेट बैंक या उनका सेंट्रल बैंक,
उस बंदे ने जब अवाम ने एहतजाज शुरू किया तो उस बंदे ने ये एनडीटीवी दोबारा 14/6/22 जो हमारी छठी स्लाइड, उसने हाथ खड़े करके रिजाइन कर दिया और उसने कहा कि बिल्कुल जी मेरे ऊपर प्रेशर आया था राजापक्सा फैमिली का कि भाई हमें बताया गया है मोदी साहब की फरमाइश है कि ये जो पोर्ट है नॉर्थ पे जाफना की पोर्ट, ये सारी पोर्ट हैंड ओवर कर दी जाए, कोलंबो पोर्ट हैंड ओवर कर दी जाए इंडिया को, ठीक है, अडानी ग्रुप को हैंड ओवर कर दी जाए वहां पे। अच्छा, उसके बाद ये मौसूफ के प्लान्स और आगे बढ़े तो ये कोमंदी ऑनलाइन ये कह रहा है कि मोदी बिग प्लान टू कंटेन चाइना। अब ये चाइना के मध्य मुकाबिल इंडिया जो खड़ा हो रहा है वो अडानी आ गया जी। अच्छा, और उसके बाद ये ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है, अब आप ये देखें, ये ब्लूमबर्ग, ये मतलब मैं कोई किसी ऐसे ही मीडिया, ब्लूमबर्ग जो नई स्लाइड है, पिछले साल आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 11/11/2022, एशियाज रिचेस्ट मैन चैलेंजेस चाइना एंड शो ऑफ सपोर्ट फॉर मोदी जी। अच्छा, अब जनाब और आगे चलें तो ये जनाब अच्छा, ये 2021 में पोर्ट इन्होंने उठा ली थी, राजापक्सा के साथ खड़े हैं ना, ये इनका एक ट्वीट भी है बड़ा जबरदस्त किस्म का जी, श्रीलंका में। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये अडानी टू पार्टनर विद श्रीलंका बिगेस्ट फर्म ऑफ पोर्ट टर्मिनल, ये वहां पर गए और फिर इन्होंने ट्वीट भी किया अपनी तस्वीरें, ये राजापक्सा जो भागा हुआ है वहां से श्रीलंका से, वो सारा इन्होंने तस्वीर उतरवाई। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को जब इन पे तनकीद हुई कि आप तो कोयला यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने ब्लूमबर्ग में ये बात की कि वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट मैन सेल्स द वर्ल्ड अ ग्रीन ड्रीम बिल्ट ऑन कोल। इन्होंने कहा कि कोयले से ही मैं एनर्जी, ये पूरी दुनिया चीख रही है कि भाई कोयला बंद कर दो, लेकिन चूंकि कोयले का काम कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि 2070 तक कोयला खत्म होगा, उससे पहले मैं ग्रीन एनर्जी कोयले से जला के ही आपको दिखाऊंगा। यानी कोयला जलता रहेगा, ये जो सैलाब और ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं पूरी दुनिया में, क्लाइमेट, इन्होंने कहा मौसूफ ने कि नहीं मैं इसी से कोयले से ही आपको करके दिखाऊंगा, और ये एक प्लान उन्होंने सेट करके आ गए। अच्छा, और उसके बाद जो है ये जो 13 स्लाइड है निके एशिया की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अडानी ग्रुप कैन लीड, अब ये एनालिसिस छप रहा है, अडानी ग्रुप कैन लीड इंडियाज ऑल्टरनेट टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड। चाइना के बेल्ट एंड रोड के मुकाबले पे ये जा रहा है। अच्छा, टाइम्स नाउ फिर कह रहा है कि इज अडानीज एक्विजिशन ऑफ हाइफा पोर्ट इंडिया स्ट्रेटेजी टू काउंटर चाइना स्पोर्ट प्रोजेक्ट इन इसराइल। यानी इसराइल में भी इन्वेस्टमेंट है, इधर गल्फ कंट्रीज में भी कई डूब गए, 2 नंबर पैसा सारा। अब इशू ये है सारा कि ये 1.2 बिलियन में इन्होंने लिया, यहां पर किस्सा नहीं खत्म हुआ। ये जो 16 स्लाइड द न्यूज़मैन, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस एशिया वेपन्स इंडस्ट्रीज अनवील इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ्यूचरिस्टिक फायरिंग सिस्टम। इनका जो है एक डिफेंस का भी अदानी डिफेंस भी बन गया अचानक। ये कहां से बना अदानी डिफेंस, ये खुदा जानता है। इसके कहीं इनका दूर दूर तक ये कोई इनका कोई ताल्लुक है। ये अदानी डिफेंस भी बन गया, और अदानी डिफेंस बनने के बाद इकोनॉमिक टाइम्स ये कह रहा है कि अदानी डिफेंस टू फोकस, अच्छा वो एक तो ये है कि वो एआई बेस्ड फ्यूचरिस्टिक फायरिंग सिस्टम, दूसरा ये है कि जो इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि ये फोकस करेंगे स्मॉल आर्म्स और एमुनिशंस फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम्स पे। सही, अब ये भी हो गया। अचानक इनकी इतना बढ़ते 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 एक जो डाउनफॉल आया, वो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। अच्छा, इन्होंने कहा मैं चैलेंज करूंगा, उसने कहा आ जाओ मैं अमेरिका में बैठा हूं, यहाँ चैलेंज करके दिखाओ। इसमें एक लफ्ज अगर मेरा गलत हो, तहकीकात हुई तो पता चला कि जनाब ये ऐसे डाउनफॉल होता है ना। अच्छा, मोदी सरकार पीछे हट गई बिल्कुल, उन्होंने ऐसे ना बुरा वक्त आया हुआ, हटो बच्चो हटो बच्चो हटो बच्चो। अब वहां पर हम कभी इस प्रोग्राम में कभी इंटरनल पॉलिटिक्स इंडिया की डिस्कस नहीं की, हम जियो स्ट्रेटेजिक, लेकिन ये इशू चूंकि जियो स्ट्रेटेजिक है और इंटरनेशनल देखिए ना मामला बन चुका है। अमीर होना कुछ, एक अमीर हो के आप उसको जियो पॉलिटिकल पूरा इन्फ्लुएंस है आपका कि हमने ऐसे मोदी सरकार की जो पॉलिसी है उसमें यहां पर पैसे, इधर पैसे, उधर पैसे, ये खरीद लो, वो खरीद लो, वेपन्स बना लो, ये वो। और ये हुआ कहां पे जाके, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और अमेरिका में हुआ, अब मोदी के 2 दोस्त हैं ना, एक तरफ अदानी खड़ा है, एक तरफ अंबानी खड़ा है, अंबानी, ठीक है, तो तीनों गुजरात के दोनों हटो। ये जरा थोड़ा सा इनको पार्टीज वार्टीज का कम शौक है। अदानी जरा अपने इन्होंने लाइफस्टाइल रखा हुआ है कि जैसे इंट्रोवर्ट टाइप, मतलब तो इंट्रोवर्ट नहीं, जैसे थोड़ा सा धीमा धीमा, सही। लेकिन वो अंबानी तो पार्टी का है ना, वो तो पार्टीज और ये और हल्लड़ गुल्लड़ सारी। अब वो भी अंदर से, क्योंकि मसला ये है कि पैसा सारा, और ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, टाइम ने दिल खुश कर दिया।
क्रोनिक कैपिटलिज्म का खात्मा हो इन मुल्कों से, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें और खुदा जाने कितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। ये क्रोनिक कैपिटलिज्म जो है ना, ये लफ्ज टाइम मैगजीन का, सर इनको उठाएं, जिसको हम एलिट कहते हैं, इसको उठाएं और उठा के डालें जेलों के पीछे, और जेलों के पीछे रोटियां ना तोड़ेंगे। ये जो मोहम्मद बिन सलमान ने किया था ना, बिठा के चेक साइन करवाए थे, रोटियां क्यों कराएं? जेलों में क्यों? वो पब्लिक के पैसों से रोटियां तोड़े, अदालतों में जा रहे हैं, जजों की लंबे लंबे कहानियां, वकील हैं ये वो, फिर छुट के आ गए, मुकदमा हो गया, वो इनसे चेक साइन करवाएं। क्रोनिक कैपिटलिज्म जो जिन मुल्कों में है, इंडिया में है तो यहां नहीं है, छोटे छोटे अडानी नहीं घूम रहे जो खा गए लोगों का पैसा, आवाम का। देखिए, तो उनसे करवाएं। और ये जो आईएमएफ की तरफ से शराइत आ रही है ना, खुदा जाने मुझे क्यों लग रहा है कि इसके नतीजे में ये हमारे छोटे छोटे जो अडानीज बैठे हैं ना मुल्क में, जो इस मुल्क को खा गए हैं 75 सालों में, यानी कर्जा कहां गया बताते ही नहीं है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। कर्जा कमीशन बनता है फिर गायब हो जाता है। सर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके बात करते हैं मजीद। इसके दौर में हुआ, उसके दौर में हुआ, भाई हमें क्या पता किसके दौर में हुआ। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके सबने खाया मिलकर, पकड़ के इनको पैसा निकालो। ठीक है नाजरीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे छोटे छोटे अडानी जी। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, बात आप कर रहे थे कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जरूरी है कि मुआशी जो दहशतगर्दी है उस पर काबू पाया जा सके। वो लोग जो कि वो नहीं, जो कारोबार अपना चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बड़े पैसे हैं उनके पास, उन्होंने बड़ी तरक्की की है अपने कारोबार, जो मजबूर हैं कि इस करप्ट सिस्टम के अंदर जब तक पैसा नहीं खिलाएंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो इशू यह है कि वो आप सिस्टम से रुकावटें खत्म करें, और उसके साथ ही ये जो शराइत आई हैं, देखिए ना, इसके एलिट कैप्चर, बच्चा बच्चा अब लफ्ज ये सवाल कर रहे हैं ना, तो कैप्चर एलिट में अब ये जो आज चीज आई है ना कि दहशतगर्दी के माविन जराए खत्म करने पे इत्तेफाक, दहशतगर्दी उसको खत्म होगी, सोशल अनरेस्ट भी तो पैदा हो रहा है मुल्क में, ये स्ट्रीट क्राइम्स भी तो हैं, लोग गुर्बत में आके अपने बच्चों को बेच रहे हैं, जराइम कर रहे हैं, लोग कहां से पैसे देंगे मुझे बताएं, कहां से ये 30 रुपए बढ़ा रहे हैं आप, कभी ये बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, आपने सिस्टम के अंदर चोरी चकारी जो हो रही है, पूरी बिजली चोरी, फलां चोरी, आप एक मुल्क को नॉर्मल करने के लिए ये हटाएं ना ऊपर से बदमाशिया का जो एक लेवल है, उसके बाद आप अदारों को ठीक करें। तो मेरे ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये हालात खुद ब खुद एक ऐसी तरफ रियासत को लेके जाएंगे जहां से फिर हम एक प्रॉपर डगर के ऊपर तेजी के साथ। खान साहब को मेरा मशवरा, मैंने उनके लोगों से भी आज बात की और खान साहब तक भी मैसेज पहुंचाया कि ये जो दहशतगर्दी के ऊपर जो हो रहा है, दहशतगर्दी के ऊपर हो रहा है, इसे अपने आप को अलग ना करें सर, इसे अलग ना करें कि डिसीजन मेकिंग है, ये डिसीजन मेकिंग है, इसमें कोई हाथ ना मिलाएं, हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, जाके ऐसे आदाब करके बैठे, लेकिन ये कि उसको अपनी प्रेजेंस बिल्कुल करें। उसकी वजह यह है कि आपके बगैर भी फैसले हो जाएंगे। सर बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म ये वही है ना जो इलेक्शन में फंस गए खान साहब असेंबलियां तोड़ के, उसमें मैंने सर बहुत शुक्रिया नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।